वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग संघ की कार्यपालिका कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में देख लिया है। आज हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इससे। मंत्रिपरिषद क्या होती है? तो मंत्रिपरिषद मंत्रियों की एक सामूहिक इकाई होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद आकार में आपकी बड़ी होती है, लेकिन शक्तिशाली इकाई क्या होती है? तो मंत्रिमंडल होती है। तो आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद अलग है, मंत्रिमंडल यानी कि जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है ना, आप देखते हो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके कम होते हैं, तो मंत्रिमंडल आपका अलग है। तो मंत्रिमंडल जो होता है वो आपकी शक्तिशाली इकाई होती है और ये आकार में जो है छोटी होती है। और मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये आपके आकार में बड़ी होती है, इसमें आपके ज़्यादा मंत्री होते हैं। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में भी अंतर होता है, आपने समझ लिया। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। तो मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री सरकार के सभी कार्यवाहियों में भाग लेता है। सरकार की जितनी भी कार्यवाहियाँ होंगी सब में भाग लेता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो रेलवे मंत्री जो होते हैं, रेल मंत्री हो गए, तो ये भी आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के आपके अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनकी संख्या किसी भी स्तर पर 20-22 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अधिकतर आपके 20-22 लोग जो है कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, इससे कम ही होते हैं अधिकतर। अब अगला जो आपका है वो है आपके राज्य मंत्री। ठीक, तो राज्य मंत्री में भी आपके अलग अलग हैं। तो एक तो आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में कौन है? प्रत्येक राज्य के विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक, जो आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग प्रभार है ये प्रत्येक राज्य के विभाग का अध्यक्ष होगा। इनका पद और वेतन शक्ति कैबिनेट मंत्री के ही बराबर होता है। तो ये जो आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, इनका पद और वेतन जो है और शक्ति जो है ये कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। इसके अलावा एक और होते हैं जो कि होते हैं राज्य मंत्री गैर स्वतंत्र प्रभार। अगला हमारा होता है उपमंत्री। तो उपमंत्री में फिर आपके होते हैं कौन? सचिव और उच्च अधिकारी। ठीक है, उपमंत्री इसके अलावा सचिव और उच्च अधिकारी होते हैं। तो ये आपके मंत्रिपरिषद का आकार होता है जिसमें इतने लोग शामिल होते हैं। तो आइए अब इसे देखते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? तो जिसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 आपको ध्यान रखना है। ठीक, मंत्रिपरिषद के बारे में कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। आपसे पूछा जाता है इस संविधान संशोधन के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए। इसमें जो है मंत्रिपरिषद का आकार जो है निश्चित किया गया था। तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो प्रधानमंत्री सहित निम्न सदन यानी कि लोकसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री सहित है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अलग। तो प्रधानमंत्री सहित जो भी आपके मंत्री होंगे वो लोकसभा में जितने आपके सदस्य होते हैं उनका 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन 2003। छोटे राज्यों में जहां विधानसभा का आकार छोटा होता है वहां केवल 12 सदस्य ही शामिल होंगे। ठीक, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि केवल 12 सदस्य, जहां पर विधानसभा का आकार छोटा होता है वहां केवल 12 सदस्य ही मंत्री के रूप में शामिल होंगे। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में। तो कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जो मंत्रियों का कार्यकाल होता है, जो भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये मंत्री का कार्यकाल रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहे उस मंत्री को हटा सकता है। ओके, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच में एक पुल का काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक पुल का काम कौन करता है? तो ये है आपके प्रधानमंत्री जी।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता और क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद का निर्माता और विध्वंसकर्ता भी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को यही बनाता है और मंत्रिपरिषद को ये समाप्त भी कर सकता है आपका कौन? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मेहराब, नींव या आधारशिला कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद का आधार क्या है, ठीक है, मेहराब क्या है या नींव कौन है, तो वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। ओके, प्रधानमंत्री अपनी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यों का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति का निर्णय खुद प्रधानमंत्री करता है। ये आपका कोई और नहीं बन जाएगा अपने आप से, यानी कि प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित है तो वो प्रधानमंत्री का कार्य कौन करेगा, उसका निर्णय भी प्रधानमंत्री खुद ही करता है कि ये व्यक्ति मेरी जगह पे प्रधानमंत्री का काम करेगा अगर मैं नहीं हूँ तो। अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है? तो ये प्रधानमंत्री की पदावधि के बारे में बताता है। तो आप सब जानते हो कि कितने वर्ष के लिए प्रधानमंत्री होता है, तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक। अनुच्छेद 75(3) क्या कहती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आपसे कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। जबकि अगर यदि पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लेकिन एक व्यक्ति जो है ये किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्तिगत मंत्री है तो। अगला हमारा है अनुच्छेद 75(4) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 75(4) कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करती है। जो भी मंत्रिपरिषद चुनी जाएगी वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगी। ओके। अनुच्छेद 75(5) ये मंत्रियों की अर्हता यानी कि योग्यता के बारे में बात करता है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए मंत्री बनने के लिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री बनता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री बनना चाहता है, तो उसके मंत्री पद धारण करने के 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदन की सदस्य लेनी पड़ेगी, यानी कि उसे या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ओके, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट अगर आता है तो आप जानते हो। यदि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो सत्ताधारी दल के लोकप्रिय नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री अचानक से मर गया, आज जो है आपके प्रधानमंत्री जो हैं उनका अचानक से हार्ट अटैक आया, वो मर गए, तो उस पार्टी के ही, ऐसा नहीं है कि फिर से चुनाव होगा, नहीं, उसी पार्टी के जो लोकप्रिय नेता होगा, जो सबसे बड़ा नेता होगा, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक। अनुच्छेद 75(6) क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों का वेतन क्या होगा, ये बताता है अनुच्छेद 75(6). प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों का वेतन वह होगा जो समय समय पर संसद निर्धारित करेगी। तो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो संसद में ये लोग खुद ही होते हैं, ये लोग खुद ही अपना वेतन जो है अपने आप ही बढ़ा लेते हैं, तो आपको पता ही है। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो भारत की जो संचित निधि है, देखो एक आपकी आकस्मिक निधि होती है, एक संचित निधि होती है, तो भारत की संचित निधि से जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्यवाहियों का संचालन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। जो भी भारत सरकार के नाम से काम होते हैं वो सभी जो है उनका संचालन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, अनुच्छेद 77 बोलता है। 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है। मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देना, यानी कि मंत्रिपरिषद क्या काम कर रही है उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का निर्देश को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना, राष्ट्रपति ने जो भी निर्देश दिए हैं उसको किसको बताना? मंत्रिपरिषद को बताना। तो अभी आपने देखा था कि ये ब्रिज होता है, यानी कि एक पुल होता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में, प्रधानमंत्री तो यही काम कर रहा है ना। अर्थात प्रधानमंत्री जो है ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ठीक। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक इकाई में बांधे रखना, तो मंत्रिपरिषद में जितने लोग हैं सबका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, तो सबको एक इकाई में बांधने का काम इसका है।
मंत्रिमंडल की समय समय पर बैठक बुलाना। ठीक। अगला हमारा है विभाग के मंत्री को नियुक्ति करें, विभागों के मंत्री की नियुक्ति करें तथा उनके नामों की सूची राष्ट्रपति को प्रदान करें। ठीक। तो विभाग के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है और उनके नामों की सूची किसको देता है? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उस पर निर्णय साइन कर देता है कि हाँ भाई ये बन गए। विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व करे, ये विधि यानी कि कानून का कोई कानून बनाना हो तो उसमें संसद का नेतृत्व करता है। नोट, फिर नोट आ गया आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद तथा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष आप जानते हो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद एक होती है। ठीक है, इसका भी आपका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है आपको। तो ये हमारे हो गए प्रधानमंत्री के बारे में और आपकी मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो आप लाइक वाइक कर दिया कीजिए। ठीक, वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से देखिए, मज़े करिए।